गर्मी में जुगारू गांव वालों ने बनाया अंडों का बंजारा गांव। गर्मी का मौसम था। चारों तरफ धूल उड़ रही थी। पेड़ों के पत्ते मुरझा चुके थे और नहरें सूख चुकी थीं। लेकिन इन सबके बीच भी बंजारन गांव अपनी अलग पहचान बनाए हुए था। यहाँ हर गली, हर आंगन से एक ही आवाज गूंजती। ये गांव देसी मुर्गियों और अंडों के व्यापार के लिए मशहूर था। सुबह सुबह औरतें टोकरी लेकर आंगन में बैठतीं और ताजे अंडे इकट्ठे करतीं। बच्चे दौड़ते हुए मुर्गियों के पीछे भागते और मर्द गाड़ियों में अंडे लादकर पास के कस्बे भेजने की तैयारी करते। गांव के चौपाल पर अक्सर लोग इकट्ठे होते और अपनी पहचान पर गर्व करते। हमारा गांव तो अब अंडों के नाम से ही मशहूर हो गया है। लोग कहते हैं अंडा चाहिए तो बंजारन गांव जाओ। हाँ चाचा, पिछले हफ्ते ही शहर से एक व्यापारी आया था। कह रहा था कि बंजारन गांव के देसी अंडों की कीमत वहां 3 गुनी मिलती है। बिल्कुल, ये अंडे हैं ही ऐसे, न दवा न केमिकल, सिर्फ हमारे हाथों की मेहनत का दाना और मुर्गियों का प्यार। अरे मुर्गियों का भी नाम लो भैया, हम दिन भर खिलाते पिलाते हैं, तभी तो ये इतना देती हैं। कुछ दिनों बाद गांव वाले अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। औरतें अंडे इकट्ठा कर रही थीं, आदमी उन्हें गाड़ियों में भर रहे थे। लेकिन तभी जमीन ने अजीब सी आवाज करना शुरू कर दिया। पहले हल्की सी दरारें पड़ी, फिर अचानक पूरा गांव हिलने लगा। मिट्टी के घरों की दीवारें चटक गईं, छप्पर गिरने लगे। लोग घबराकर भागने लगे। अरे बचाओ, घर गिर रहा है। अम्मा, अम्मा, ये क्या हो रहा है? सब लोग बाहर निकलो, घर खाली कर दो जल्दी। गांव के लोग भागकर चौपाल के पास खुले मैदान में इकट्ठे हो गए। भूकंप थमने के बाद जब लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो ज्यादातर घर मिट्टी में मिल चुके थे। जहां कभी रंग बिरंगे आंगन थे, वहां अब सिर्फ मलबे का ढेर था। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने टूटे घर देखकर आंसू बहा रहे थे और सबसे बड़ी बात, बहुत सारी अंडों की टोकरियां भी गिरकर टूट चुकी थीं। हाय राम, हमारा तो सब कुछ चला गया, घर भी टूट गया और अंडे भी बर्बाद हो गए। अब हम कहाँ जाएंगे? मुर्गियां तो बच गईं, लेकिन रहने के लिए छत ही नहीं रही। ये भगवान की कैसी लीला है। हमारी मेहनत की कमाई यूं मिट्टी में मिल गई। गांव वालों, घबराओ मत, हम अंडों का व्यापार करने वाले लोग हैं। ये संकट है, पर हम हार मानने वाले नहीं। हमें कुछ नया सोचना होगा। पर सोचेंगे क्या मुखिया जी? घर बनाने के लिए न पैसा है न ईंट पत्थर, सिर्फ ये टूटे अंडे और छिलके पड़े हैं। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ रोने लगे, कुछ निराश होकर सिर पकड़कर बैठ गए। 2 दिन निकल गए थे। सब थके परेशान वहीं बैठे थे। अरे इस गर्मी में भूखे प्यासे अब क्या करें? वैसे तो हम लोगों को जानने वाले कितने लोग थे, पर मुसीबत में कोई नहीं आया। सच कहते हैं लोग कि मुसीबत में कोई काम नहीं आता है। किसी को अब कोई उम्मीद नहीं थी। टूटे अंडों और बिखरे छिलकों को देखकर गांव के एक लड़के करण के दिमाग में बिजली सी कौंधी। अगर हम इन छिलकों को ही किसी काम में ले आए तो शायद हमें नया सहारा मिल जाए। गांव वाले चौंक गए, लेकिन गांव में खामोशी और मायूसी छाई हुई थी। टूटी दीवारें, गिरे हुए छप्पर और हर गली में बिखरे हजारों अंडों के छिलके। ये नजारा गांव वालों का दिल चीर रहा था। औरतें टूटे अंडों को देखकर सिर पकड़कर बैठ गईं। हाय रे, ये कितने अंडे टूट गए। अगर शहर में भेज पाते तो अच्छा दाम मिलता। अब तो छिलके ही बचे हैं। क्यों परेशान हो रही हो सीता? इन छिलकों का क्या करना है? ये तो अब कूड़े में ही जाएंगे। कूड़े में क्यों जाएंगे? शायद इनका कोई काम बन सकता है। क्या पागलपन की बातें कर रहा है करण? अंडे का छिलका घर बनाता है क्या? हाँ बिल्कुल, हमारे पास काफी छिलके भी हैं और काफी अंडे भी हैं। अभी जो हमारे पास नहीं है वो छत ही नहीं है, इसलिए हमें इन अंडों से ही अपना नया घर बनाना चाहिए। सोचिए मुखिया जी, हमारे पास ईंट नहीं है, पत्थर नहीं है, लेकिन अंडे और उनके छिलके हजारों में पड़े हैं। अगर इन्हें मिट्टी और चूने के साथ जोड़कर देखा जाए तो शायद दीवार बन सके। और जो अंडे साफ सुरक्षित हैं, उनको धागे से बांधकर आपस में जोड़े तो छत।
अंडों के बीच में गोंद भर देंगे ताकि जोड़ बना रहे। अरे वाह, अंडे से घर बनेगा तो मुर्गी अंदर जाकर अंडा देगी और दीवार मोटी होती जाएगी। सब लोग उस लड़के की बात पर गौर करते। करण छिलकों को उठा उठाकर पास की मिट्टी और चूने में मिलाने लगा। छिलके दबकर टूट जाते, लेकिन धीरे धीरे जब उसने उन्हें परत दर परत चिपकाना शुरू किया तो एक छोटी सी ठोस पट्टी बन गई। अरे ये तो सचमुच जम गया है। अगर ऐसी दीवार बन जाए तो ऊपर से अंडे चिपका सकते हैं। जिन अंडों में दरार आ गई है वो दीवार पर जोर से मारे तो डिजाइन भी बन सकता है। बिल्कुल सही कहा। जब और कोई रास्ता नहीं है तो क्यों ना इसे ही आजमा लिया जाए। बेटा, जरूरत पड़ने पर जुगाड़ ही रास्ता दिखाता है। हो सकता है यही हमारी मुसीबत से निकलने की राह हो। इन अंडों की वजह से अब तक हमारा घर चला और अब हमारी छत भी यही है। गांव वाले धीरे धीरे जुटने लगे। औरतें टूटे अंडों को धोकर छिलके अलग करने लगी। बच्चे टोकरियों में भरकर मैदान में लाने लगे और आदमी गारे के साथ मिलाकर ईंट जैसी ढालें तैयार करने लगे। हर किसी के मन में अब एक नई उम्मीद थी। गांव का मैदान अब एक छोटा सा निर्माण स्थल बन चुका था। इधर उधर अंडों के छिलकों की ढेरियां, अंडे, मिट्टी और चूने की बाल्टियां और बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। पहला घर बनता है। अरे वाह, ये अंडा घर तो कितना सुंदर लग रहा है। इस पर हम हल्दी से रंग भी कर सकते हैं। हल्दी ही क्यों, पत्तों का हरा रंग का घोल डालकर हर दीवार अपने पसंद की रंग सकते हैं हम। अंडों को मिलाकर गोल आकार बना लो बड़ा सा, और उसके बीच में हम दिया लगा देंगे। रोशनी भी चमकेगी ऐसे। देखो भाइयों और बहनों, पहले हम इन छिलकों को परत दर परत मिट्टी में दबाकर जमाएंगे। धीरे धीरे इन्हें जोड़ेंगे, तभी दीवार खड़ी होगी और डिजाइन के लिए और मजबूती बनी रहे हम अंडे लगा देंगे। अगर दीवार ढह गई तो सब लोग हम पर हंसेंगे। रामू भाई, कोशिश किए बिना कुछ भी नहीं मिलता। याद रखो, हम बेघर हैं, इससे बुरा और क्या होगा। और वो घर देखो ना, वो कितना सुंदर, मजबूत और टिकाऊ लग रहा है। जब सीमेंट, मिट्टी, घास से बनाया घर नहीं टिका तो अंडों का बना घर कैसे टिकेगा? भैया, प्राकृतिक आपदा से कोई भी नहीं लड़ सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। सीमेंट का घर ढह गया तो अंडों का क्या ही टिकेगा। लेकिन हम मजबूत बना रहे हैं ताकि आंधी तूफान को भी मुश्किल लगे हमारा घर तोड़ना। गांव की औरतें बाल्टी में गारा घोल रही थीं। बच्चे छिलके धोकर चमचमाते हुए ला रहे थे। धीरे धीरे दीवार आकार लेने लगी। उसके ऊपर और अंडे लगाते जाते। देखो देखो, सच में जुड़ रहा है, जैसे मोतियों की माला पिरो रहे हों। अगर ये घर टूटा तो हमें अंडे का ऑमलेट ही मिलेगा। एक हफ्ते तक मेहनत जारी रही। एक छोटी सी झोपड़ी जैसी दीवार खड़ी हो गई थी और धीरे धीरे पूरा गांव खड़ा हो गया। जब सूर्यास्त की किरणें उस पर पड़ी तो छिलके और अंडे चमक उठे। दीवार मोतियों जैसी झिलमिलाने लगी। लोग हैरान थे। अरे वाह, ये तो सोने से भी सुंदर लग रही है। वाह बेटा करण, तूने तो पूरे गांव को राह दिखा दी। मैंने अकेले कुछ नहीं किया, ये सब हमारे गांव की मेहनत है। हमने मिलकर इसे बनाया है। रात होते होते गांव वाले उस छोटे अंडा घर के चारों ओर इकट्ठे हुए। चांदनी जब छिलकों पर पड़ी तो पूरा घर मोतियों जैसा चमकने लगा। बच्चे ताली बजा बजाकर खुशी मनाने लगे। गांव की बुजुर्ग अम्मा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान ने हमें मुसीबत दी, लेकिन उससे निकलने की हिम्मत भी दी। ये अंडे हमारा भोजन ही नहीं, अब हमारा घर भी है। सब अब नॉर्मल हो जाता है। अब गांव वाले वापस से अपना व्यापार शुरू कर देते हैं। आसपास के लोगों में भी अंडों का बंजारा गांव सुनाई पड़ता है। कुछ दिनों बाद रिपोर्टर आते हैं। वाह, ये तो कमाल है। हर घर में मुर्गी पालन, ऐसा तो कहीं देखा नहीं। और ये बंजारा गांव था, लेकिन अंडों का बंजारा गांव अब देख रही हूँ। सच में ये गांव अनोखा है। भाइयों, यही तो हमारी असली पूंजी है। हमारे पास न फैक्ट्री है न कारखाना, बस ये मुर्गियां और इनके अंडे। इन्हीं ने हमें नाम दिलाया है। जब हमारे घर टूट गए थे, जमीन फट गई थी, तब इन अंडों ने ही बंजारा गांव बसाया। तो फिर लिखना पड़ेगा अखबार में
बंजारन गांव, जहां अंडे ही जिंदगी हैं। वैसे आप हमारे लिए भी ऐसा घर बना सकते हो म्यूजियम के लिए। जी बिल्कुल। गांव वाले मिलकर और अंडे घर बनाते हैं, जिससे उन्हें कुछ पैसे भी मिलते हैं। हम कुछ भी बेकार नहीं जाने दे सकते। देखो, अंडों के बीच से धागा निकाल के और उनमें रंग देंगे तो सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और छेद करके जो अंडे के अंदर का हिस्सा होता है, उसका हम ऑमलेट बना सकते हैं। ये भी बहुत सही रहेगा। गांव वाले अब अपने व्यापार में भी कई बदलाव करते हैं। एक ही साल में उनका घर, काम, सब कुछ काफी अच्छे स्तर पर मशहूर हो जाता है। सोहन, मेरा ससुराल आने में और कितनी देर लगेगी? मैं तो बैठ कर थक कर चूर हो गई हूँ। बस 10 मिनट में घर आने वाला है आरोही। आरोही फटाफट से पर्स के अंदर से मेकअप निकालकर टचअप करने लगती है। बस भी करो आरोही, और कितना मेकअप करोगी? कहीं मोहल्ले के कुंवारे लड़कों को फ्लैट करके मारने का इरादा तो नहीं है? सोहन, यू नो वेरी वेल कि मुझे मेरा फिगर और मेकअप करने से काफी ज्यादा प्यार है। कुछ ही देर में ससुराल आ जाता है, जहां ननद बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। अरे माँ, जल्दी आओ, भैया भाभी को लेकर आ गए। हाँ हाँ, आरती की थाली लेकर आ रही हूँ। आरोही जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरती है तो मोहल्ले की संस्कारी बहुएं नजर भिड़ाएं आरोही के स्लीवलेस ब्लाउज को घूर घूर कर देखते हुए टिप्पणी करती हैं। हाय दैया, तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। देखो तो माया देवी की बहू कितनी बेशरम है, कैसा ब्लाउज पहना है। सही कह रही हो बहन, आजकल की मॉडर्न बहुएं तो साफ शर्म लिहाज धोकर पी गई हैं। तभी हाथों में पूजा की थाली लेकर सास आती है तो नंद लावण्या कान में फुसफुसाती है। देखो तो माँ, नई भाभी ने कैसा ब्लाउज पहना है। मोहल्ले की आंटी कितनी बातें बना रही हैं। आजा लावण्या, इन मोहल्ले की लुगाइयों की तो आदत है तिल का ताड़ बनाने की। तेरी भाभी शहर की रहने वाली है, वहाँ के लिए ऐसा पहनावा आम बात है। ऐसा कहकर माया अपनी मॉडर्न बहू का स्वागत करती है। अगले दिन इतना लेट हो गया है, अभी तक भाभी की आंख नहीं खुली। भाभी, ओ भाभी, उठ जाइए, सुबह हो गई है। ओफो, भैंस की आंख, अच्छी खासी नींद आई थी, ये ननद कबाब में हड्डी बन गई। आरोही आंखें मलते हुए दरवाजा खोलती है और कुरकुराते हुए बोलती है। अरे क्या हुआ ननद जी, आप अलार्म की घंटी की तरह सुबह सुबह क्यों बज रही हैं? देखिए, पहली बात तो मैं कोई अलार्म की घंटी नहीं हूँ, और दूसरी बात, आज आपकी पहली रसोई की रस्म है। तो माँ तो गई है मंदिर, इसीलिए वो बोल कर गई है कि आपको रसोई दिखाने के लिए, तो जल्दी से तैयार हो जाइए। ठीक है, मैं नहा कर आती हूँ, अब कचर कचर मत करो। एक हिटलर सास कम थी जो ये भी बन रही है। आरोही नहा धोकर कमरे में आती है जहाँ साड़ी रखी थी। उफ यार, ये भारी भरकम 6 मीटर की साड़ी मुझसे नहीं लपेटी जाएगी, कुछ हल्का पहन लेती हूँ। आरोही शॉर्ट ड्रेस पहनकर किचन में आकर खाना बनाती है। तभी मोहल्ले के नुक्कड़ पर खड़े बेगैर लड़कों की नजर उस पर पड़ जाती है। उफ यार, इस चोमू सोहन की तो निकल पड़ी। इतनी हॉट सेक्सी बीवी मिली है, क्या मस्त मक्खन जैसी बॉडी है। अच्छा खासा बंदा फिसल जाएगा। क्या खूबसूरत लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। वाह यार, क्या करूं मैं। मोहल्ले का वो आशिक आरोही को गाना गुनगुनाते हुए आंख मारता है तो वहीं आरोही भी उससे फ्लर्ट करने लगती है। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। तभी सास माया किचन में आ जाती है। उसे देखकर गुस्सा दिखाती है, लेकिन अपनी बहू को इतने छोटे ड्रेस में देख माया देवी आग बबूला हो जाती है। बहू, ये क्या आधे अधूरे कपड़े पहने हैं तुमने? अभी जाओ और जाकर साड़ी पहन कर आओ। क्यों मम्मी जी, इन कपड़ों में क्या खराबी है? अच्छी तो है, और शादी से पहले मैं शॉर्ट्स पहनती थी। हाँ, लेकिन अब तुम शादीशुदा हो और ये तुम्हारा पीहर नहीं ससुराल है। साड़ी पहनना सीख लो और सर पर पल्लू भी रखो। हमारे घर में ऐसा पहनावा किसी को पसंद नहीं। माँ जी, मैं अपनी ससुराल आई हूँ, ना कि जेल, जो आप टिपिकल सास की तरह मुझ पर पाबंदियाँ लगा रही हो।
आरोही अपनी सांस को झाड़ देती है। फिर एक दिन तक कपड़े पहनकर वो पार्क में जॉगिंग करने जाती है, जहां मोहल्ले के 3-4 नौजवान उससे फ्लर्ट करते हैं। नमस्ते भाभी जी, पहचाना हमें? हम आपके पड़ोसी देवर ही हैं। आप मुझे प्यार से अपना आशिक समझ लीजिए। थैंक यू देसी बॉयज। वैसे बटर अच्छा लगाते हो। बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम शौर्य है। वैसे भाभी, आप इस जॉगिंग ड्रेस में माल लग रही हैं। मेरा मतलब कमाल लग रही हैं। माफ करना, वो जुबान फिसल गई। यू नॉटी बॉय, कल मिलते हैं। अब धीरे धीरे अपने अलग रंग ढंग में जीने वाली बिंदास भाभी मोहल्ले के सारे लड़कों से बातचीत करने लगती हैं। उफ, कितनी धूप लग रही है, मैं तो पसीने पसीने हो गई। तभी मोहल्ले के सभी आशिक बाइक लेकर लिफ्ट देने आ जाते हैं। आइए भाभी, कहिए, छोड़ दूं आपको? धूप में खड़ी मुरझा जाएंगी आप। आरोही बेझिझक बाइक पर बैठकर घर आ जाती है, जिससे मोहल्ले की औरतें फिर से चिक चिक बात करने लगती हैं। हाय हाय, देखो तो जरा इस बेशरम लुगाई को, कैसे पराए मर्द से फटफटिया पर चिपक कर बैठी है। अरे इस बेशरम बहू का बस चले तो ये हमारे घर की शरीफ बहू को भी अपने रंग में रंग ले। शादीशुदा होने के बावजूद भी जवान लड़कों से हंसी मजाक, हद है बहन। इस तरह मोहल्ले की औरतें काम में लग जाती हैं और आरोही घर आती है, जहां सास गुस्से के मिजाज में भड़क कर बोलती है। हो गई कसरत मैडम जी की। जिस उम्र में मुझे नाती पोते को खिलाना चाहिए, उस उम्र में तू छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर जा रही है। पूरे गली मोहल्ले वाले हमारी बदनामी कर रहे हैं। तुझे अंदाजा भी है? तो इतनी ठरकी निकलेगी मुझे नहीं पता था, वरना मैं अपने बेटे के साथ तेरी शादी कभी नहीं होने देती। ओह मम्मी जी, सबका अपना अपना जीने का अंदाज है। हिटलर जी, मेरा मतलब मम्मी जी, मुझे डाइट लेनी है, सो एक्सक्यूज मी। ऐसे ही समय बीतता है और आरोही कभी छत पर अपने से कम उम्र के लड़कों से बात करती है। ऐसे ही एक रोज आरोही सब्जी लेने के लिए 1 पीस ड्रेस पहनकर बाजार जा रही होती है कि तभी पति सोहन कहता है, अरे आरोही, ये 1 पीस ड्रेस पहनकर तुम कहाँ चलती? कहीं नहीं, वो बस मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। ऐसा ड्रेस पहनकर तुम सब्जी लेने जा रही हो? तुम कोई फैशन शो में नहीं जा रही हो जो ये ड्रेस पहनकर जा रही हो। जाओ अंदर जाकर साड़ी या फिर सूट सलवार पहनकर आओ। मैं इंसान हूँ, मैं तुम्हारी हाथों की कठपुतली नहीं जो तुम्हारे इशारों पर नाचूंगी। इतने ही छोटे कपड़ों से दिक्कत है तो मुझसे शादी नहीं करते। मुझे तुम्हारे छोटे कपड़े से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तुम 1 पीस बाहर पहनकर जब सब्जी लेने जा रही हो, पूरे गली मोहल्ले में से सब तुम्हें ही देख रहे हैं और बातें बना रहे हैं। सोहन, लोगों का तो काम ही बात का बतंगड़ बनाने का है। लोगों के कारण हम अपने शौक नहीं छोड़ सकते। आरोही अपने जिद के आगे पति की एक भी नहीं चलने देती और सब्जी लेने चली जाती है। ऐसे ही सब जारी रहता है। आज के दिन लावण्या, आरोही, माया देवी तीनों ही गांव के बाजार में जा ही रहे होते हैं, क्योंकि वहां उन्हें सब सामान अधिक दाम पर मिलता है। भाभी, ये मिनी स्कर्ट पहनकर मार्केट मत जाइए। भाभी, इस जगह का माहौल ऐसा नहीं है, वो गांव में लगने वाला बाजार है। हम तो बस सस्ते की वजह से जा रहे हैं। चुप रहो, मुझे ये कपड़े कंफर्टेबल लगते हैं तो मैं ऐसे ही जाऊंगी। लावण्या, ऐसे मत समझा, इसे चलने दे ऐसे ही। चलो अब जल्दी, वरना बस निकल जाएगी। माया के बोलते ही दोनों बहू और बेटी चल देती है। आज वो एक गांव के बाजार जा रही थी, जहां सामान सस्ता मिल रहा था। बस से वहां कुछ ही देर में पहुंच गई, जहां लावण्या और सास माया देवी जल्दी जल्दी सामान लेने लगी और आरोही अपना फोन निकालकर रील बनाने लगती है। हेलो गाइस, तो आइए मैं आपको देहाती गांव का बाजार दिखाती हूँ। अरे बहू, ये तो क्या कर रही है? जल्दी बाजार से सामान ले और घर चल। माया ने आरोही को बहुत समझाया, लेकिन आरोही रील वगैरह बनाने से बाज नहीं आती। अंत में ये हुआ कि माया और लावण्या जल्दी शॉपिंग करके बस से घर आ गई, जबकि आरोही रील बनाते बनाते बाजार में ही रह गई। और ऐसे ही कुछ देर बाद, हे भगवान, माँ जी और ननद जी कहाँ चली गई? कपड़े तो देखो, इसके सामान खरीदने आई है या लड़के पटाने? इस पर ध्यान मत दो। गांव की सारी औरतें आरोही पर कमेंट करने लगती हैं और वहीं आसपास के लड़के उसे छेड़ते हुए कहते हैं,
अरे मैडम जी चलती है क्या अपन के साथ? ओए होए मैडम जी, क्या लग रही हो आप? अगर आप इस कपड़ों में, सच बताइए, कहर लग रही है ना। उसी में से एक लड़का जैसे ही आरोही का हाथ पकड़ने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी सोहन वहां आ जाता है। अब आरोही को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था कि उसकी ननद और सास क्या कह रही थी। फिर सोहन आरोही को घर ले आता है। मुझे माफ कर दो माँ जी और ननद जी, आज से आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आरोही को अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। आज की घटना से उसकी आंखें खुल गई थी। इसके बाद वो घर की संस्कारी बहू बनके रहने लगी थी। वेल दोस्तों, क्या आपके भी आस पड़ोस में कोई ऐसी भाभी है तो उनका नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लगता है आज बहुत जोरों से बारिश होगी। कितने तेज तेज बादल गरज रहे हैं। आसमान काला हो गया है। जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं, नहीं तो बारिश एक बार शुरू हो गई तो खाना भी बनने से रहा। अरे मैं तो सोच रही थी कि ये कई दिनों के गंदे कपड़े धोने थे, लेकिन ये मौसम, इसे देखकर तो लग रहा है कि 3 दिन और रुकना पड़ेगा। थोड़ी देर में बहुत तेज आंधी तूफान चलने लगता है और देखते ही देखते जोरों शोरों से बारिश होने लगती है, जिसके कारण पांचों बहुओं की छत और घर पुराना होने के कारण घर में सीलन की समस्या हो जाती है। पिछले बारिश के मौसम में ही तो छत ठीक करवाई थी, ये दोबारा टपकने लगी। और देखो ना, घर पुराना होने के कारण पूरे घर में समस्या हो रही है। घर में कितनी बार पोछा लगा दिया, लेकिन यह जमीन बार बार गीली हो रही है। सभी बहुएं घर से बारिश के पानी को निकालने लगती हैं। किसी बहू के हाथ में पतीला तो किसी के हाथ में बाल्टी होता है। जहां जहां छत से पानी टपक रहा था, सभी बहुएं उसे रोकने की कोशिश करती हैं। घर के सभी बर्तन लगा दिए, लेकिन फिर भी ये बारिश का पानी रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा। हर जगह से पानी टपक रहा है। मोहिनी ने इतना कहा ही होता है कि उनके घर की सीलन और खिड़की से और भी ज्यादा पानी घर के अंदर आ जाता है और उनके सारे बिस्तर गीले हो जाते हैं। हे भगवान, सारे बिस्तर गीले हो गए। अब हम किस पर सोएंगे? अरे बिस्तर छोड़ो, घर का सारा राशन कैसे भीग रहा है। सब जल्दी से राशन उठाओ। किसी बहू के हाथ में राशन था तो किसी बहू के हाथ में चादर तकिया था। सभी बहुएं मिलकर घर के कोने में बारिश से बचने के लिए खड़ी हो जाती हैं। घर में देखते ही देखते पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण सास, आधे घंटे में ही घर में कितना पानी इकट्ठा हो गया है। मुझ बुढ़िया को माफ करना बहुओं, तुम पांचों को कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है। अरे माँ जी, आप ऐसा मत कहिए ना, हमारे साथ आप भी तो कितनी परेशान हैं। सास बहू आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी उनके पति घर आ जाते हैं। अब सभी बहू के पति मिलकर जल्दी जल्दी घर से बारिश का पानी बाहर निकालते हैं। तकरीबन कुछ घंटे में बारिश होना बंद होती है। अब सभी मिलकर घर में जितना भी बारिश का पानी होता है बाहर निकालकर साफ सफाई बहुएं करती हैं। अभी तो ठीक से बारिश का मौसम भी शुरू नहीं हुआ कि अभी से ही हमारी छत टपकने लगी और दीवारों में जगह जगह सीलन भी आ रही है। ये सब हमारी कमजोर छत और घर की वजह से है। कितनी बार कहा कि घर की मरम्मत करवा दीजिए। अरे हम तो फिर भी रह लेंगे, पर माँ जी कैसे रह पाएंगी इस घर में? उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। पिछले साल ही तो छत की मरम्मत करवाई थी, फिर इतनी जल्दी कैसे मरम्मत करवाएं? हमारी इतनी दिहाड़ी नहीं है कि हम बार बार घर की मरम्मत ही करवाएं। घर का गुजारा ही चल जाता है, वही बहुत है। एक काम करेंगे, हम तिरपाल लाएंगे, छत को अच्छे से ढक देंगे। कोई फायदा नहीं होगा। इसे एक तेज आंधी का झोंका और अपने साथ तिरपाल को उड़ा ले जाएगा। आप मुझे ये बताइए, आप लोगों को आज की दिहाड़ी मिली? चंदू सेठ ने कहा है कि हमारी वो कल दिहाड़ी देंगे और अगले साल से वो हमारी पगार बढ़ा देंगे, तो अगले साल हमारे घर की मरम्मत भी हो जाएगी। इन 5 बहुओं के पति चंदू सेठ के पास पगार पर काम किया करते थे। कम पगार की वजह से इनका गुजारा बसर हो जाता था। आए दिन रोज बारिश की वजह से 5 बहुओं की छत टपकती तो कभी पूरे घर में पानी भर जाता। आज भी सभी घर से पानी निकालकर और घर को सुखाने में लगे थे कि तभी अचानक उनके घर कुछ सरकारी कर्मचारी आते हैं। अरे सुनो सुनो गांव वालों, गांव में रात दिन बारिश होने के कारण पुल भर गया है, जिससे टैंकर को खोला जाएगा। आप सभी के पास बस आज का ही दिन है।
जितना जल्दी हो सके इस गांव को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाओ, वरना सभी बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। हे भगवान, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो और कोई ठिकाना भी नहीं है जहाँ हम रह सकें। कल्याणी सास घर लौटकर ये बात सभी को बताती हैं और परेशान होकर कहती हैं, मला माँ जी, हम इस बारिश में कहाँ जाएंगे? और तो और माँ, हम किसके घर जाएंगे? आपको तो पता है ना, हमारा कोई भी रिश्तेदार नहीं है। यहाँ जब तक सब सही नहीं हो जाता, हमें कहीं तो रहने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना हम बाढ़ में बह जाएंगे। अब सभी अपने जरूरत का कुछ सामान पोटली में बांधकर बाहर लेकर आते हैं, जहाँ पानी अपनी चरम सीमा पर था। बारिश का पानी सबके गर्दन तक आ रहा था, जिससे सभी ने अपने सिर पर पोटली रखकर जा रहे होते हैं। इस बारिश का पानी तो गर्दन तक आ रहा है, हमें किसी सूखे स्थान पर जल्दी जाना चाहिए। वो देखिए, सभी ऊंचा स्थान, सभी उस पर चढ़ जाइए जल्दी से। लेकिन ज्यादा समय इस स्थान पर रहना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अभी बांध को भी खोला जाएगा, जिससे ये पूरे गांव में बाढ़ आएगी। सभी उस पर चढ़ जाते हैं। तभी सरकार के अधिकारी बांध को खोल देते हैं, जिससे पूरा गांव बाढ़ में डूब जाता है। बाकी गांव वाले अपने अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, लेकिन इनके पास किसी का भी सहारा ना होने के कारण गांव में ही रह जाते हैं। हे भगवान, न जाने तू हम गरीबों से किस जन्म का बदला ले रहा है। हमारे पास बस यही इकलौता घर था, जो कि तूने वो भी छीन लिया हमसे। अरे माँ जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यो रोने से सब वापस थोड़ी ही आ जाएगा। कि तभी बहते पानी पर खूब सारी लकड़ियां तैर रही थी। कि तभी पूर्वी की नजर उन बहती लकड़ियों के ऊपर जाती है और पूर्वी कहती है, काश कि हमारा इस पानी के ऊपर अपना तैरता हुआ घर होता तो कितना अच्छा होता ना। अरे वाह पूर्वी, जाने अनजाने में तुमने बहुत अच्छी बात बोली। क्यों ना हम इसी पानी पर अपना तैरता हुआ घर बनाएं, ताकि हमें किसी के पास हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन मीरा बहू, ये सब कैसे मुमकिन है? भला इस पानी पर घर कैसे बनाया जा सकता है? वो देखिए माँ जी, उस लकड़ी के सहारे कितनी मजबूत लकड़ियाँ हैं, पानी पर कैसे तैर रही हैं। क्यों ना हम इसकी मदद से अपना घर बनाएं। और वैसे भी पानी पर लकड़ी तैरती है, डूबती थोड़ी ना है। मीरा सभी को अपना जुगाड़ बताती है, जिसे सभी को बहुत पसंद आता है और सभी उस काम को करने में। सचमुच मीरा, ये जुगाड़ अच्छा है, और वैसे भी हमारे पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। अब यही एक चारा बचा है इस बारिश से बचाव का। और तो और लकड़ी हल्की होती है, जिससे लकड़ी डूबेगी भी नहीं। हमें बस उन लकड़ियों को इकट्ठा करनी पड़ेगी, ताकि हम अपना घर बना सकें। जिसके बाद पांचों भाई मिलकर तैरते हैं और उन लकड़ियों को इकट्ठा करके लाकर देते हैं, जिससे पांचों जुगाड़ू बहुएं सारी लकड़ी को रस्सी की मदद से बांधकर घर को तैयार कर लेती हैं। लेकिन सिर पर छत न होने के कारण बारिश में वो भीगते हैं। अरे, हम तो अभी भी बारिश के पानी से भीग रहे हैं। कि तभी प्रेरणा की नज़र एक मेंढक पर जाती है, जो बारिश में जंगली अरबी के पत्ते पर जाते हैं और उस पर काफी अच्छे से कूद कूद के दूसरे पत्ते पर जा रही थे। तभी प्रेरणा को जुगाड़ आता है। माँ जी देखिए ना, वो कौन से पत्ते हैं जिस पर वो मेढक तैरकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। बहू, वो जंगली अरबी के पत्ते हैं, जो ये बरसात के दिनों में भी उग जाते हैं। अब बहू उन पत्तों को तोड़कर छत का निर्माण करती है। कुछ ही घंटों में उनका पानी वाला तैरता अरबी का घर बनकर तैयार हो जाता है। अब बस रसोई बनानी है। आप पांचों भाई मिलकर हमारे लिए एक रसोई घर तैयार कर दीजिए। ठीक है पूर्वी। तब तक के लिए मैं खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। कुछ ही समय में रसोई भी बनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद पांचों बहुएं बड़े आराम से खाना पीना बनाकर सबको खिलाती हैं। इनका ये पानी पर तैरता हुआ अरबी घर काफी मशहूर हो जाता है। अरे कल्याणी काकी, आपने तो ये पानी पर तैरता घर कितना अच्छा बनाया है। काकी, हम गांव वालों के लिए भी ऐसा ही घर बना दो। हम सभी मिलकर आपको घर बनाने के लिए पैसे देंगे। आप सभी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन घर बनाने के लिए कुछ जरूरत का सामान लगेगा। पांचों बहुएं सभी को बताती हैं, जिससे सभी सामान लेकर आते हैं और जिससे पूरा परिवार घर बनाने में पांचों बहुओं की मदद करते हैं, जिससे उनका घर खर्च भी आसानी से निकल जाता है। अभिषेक,
तुझे पूरे शहर में ये टीन का ही घर मिला था क्या? इससे अच्छा तो हमारा पुराना वाला घर था। पता भी है इस घर का किराया कितना है? पूरे 2000। बड़ी मुश्किल से मकान मालिक 1500 रुपए में माना है। पुराने वाले घर की छत और दीवारें कितनी ज्यादा टूटी फूटी थी, कम से कम ये घर मजबूत तो है। हमने वो इसीलिए छोड़ा क्योंकि उस टूटी छत और दीवारों से धूप की रोशनी सीधा घर के अंदर आती थी, लेकिन यहाँ तो पूरा घर ही आग की भट्टी बन जाएगा। ये शहर है शहर, गांव नहीं। अब जो मिला है उसमें ही गुजारा करना पड़ेगा। तुम लोग बैठो, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। चूल्हा बनाने में तो तुम्हें वक्त लगेगा। पूरा परिवार कुछ देर पहले ही इस टीन के घर में आकर बसा था। पूजा अपनी नंद के साथ उस टीन के घर के कोने में मिट्टी का चूल्हा बनाने लगती है, तो वहीं किरण लाया हुआ थोड़ा बहुत गृहस्थी का सामान घर में शिफ्ट करती है। थोड़ी देर में अभिषेक भी बाहर से दाल रोटी लेकर आ जाता है और अब पूरा परिवार उसी टीन के घर में बैठकर खाना खाता है। माँ, यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी है, देखो ना मेरे कैसे पसीने निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। ये लोहे की टीन का घर, गर्मी तो लगेगी ही ना। थोड़ी देर के बाद शाम होते ही सूरज ढल जाएगा, फिर देखना तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। पूरा परिवार शाम होने का इंतजार करता है, लेकिन अंधेरा होने के बावजूद भी इस टीन के घर के अंदर गर्मी लगना सबको बंद नहीं होती। दिन तो दिन, रात में भी यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है अभिषेक। कब तक इस टीन के घर के अंदर गुजारा करना होगा? जब से शहर आया हूँ तब से एक अच्छी नौकरी की तलाश में भटक रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से एक पत्थर की फैक्ट्री में नौकरी मिली है। अब जब तक कहीं अच्छी जगह नौकरी नहीं मिल जाती, हाथ में 4 पैसे नहीं आ जाते, तब तक तो ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पूजा भरी गर्मी में अपने टीन के घर के अंदर बैठकर चूल्हे पर खाना बना रही थी, जिसके चलते उस टीन के घर के अंदर और ज्यादा भपका शुरू हो जाता है। तू यहाँ क्यों बैठकर खाना बना रही है? बाहर चली जा, देख नहीं रही घर में कितनी गर्मी हो रही है? माँ जी, मैं क्या करूँ, इतनी कड़क धूप हो रही है, ऊपर से घर के अंदर भी गर्मी कम नहीं है, रसोई का सामान भी ना के बराबर है, और इस एक कढ़ाई में ही सारी चीजें बनाओ। तवा भी देखिए ना कैसे टूट गया है। मैं वैसे ही रसोई के सामान को लेकर परेशान हूँ, और आप कह रही हैं कि मैं बाहर जाकर खाना बनाऊं? हे भगवान भाभी, बाहर से ज्यादा गर्मी तो घर के अंदर हो रही है। इससे अच्छा तो कम से कम बच्चों को पार्क में ही ले जाती, कम से कम पेड़ की छांव में तो बैठते। माँ, यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं यहाँ 2 मिनट भी नहीं रुक सकता। प्रियंका दोनों बच्चों को लेकर सामने बने पार्क में जाकर बैठ जाती है। जैसे ही शाम होती है तो वापस वो सब घर आते हैं। रात के समय भी हद से ज्यादा गर्मी हो रही थी, इसलिए आज सब लोग घर के अंदर सोने के बजाय बाहर सोने का फैसला करते हैं, जिससे उन्हें नींद तो आराम से आ जाती है। लेकिन अब वो सुबह सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि आसपास के लोग उन्हें घूर घूर कर देख रहे हैं, जो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस चीज की वजह से मैं रात को सबको आंगन में सोने से मना कर रही थी। मुझे पता था कि आस पड़ोस के लोग सुबह देखकर हम पर जरूर हंसेंगे। सभी लोग अपने घरों में कूलर एसी की ठंडी हवा में सो रहे हैं, और एक हम हैं। क्या करूं पूजा, अब तुम ही बताओ। मैं हर दिन आसपास सस्ता किराए का घर ढूंढ रहा हूं, जिसमें तुम लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन यहाँ के घरों के किराए तो 5000 से शुरू होते हैं। पूजा भी अपने घर के हालतों को देखकर आसपास की जगह पर काम ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन बदकिस्मती के चलते पूजा को कहीं पर भी काम नहीं मिलता, और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। आज टीचर ने स्कूल में एक प्रोजेक्ट दिया है, उसमें हमें एक घर बनाना है। क्लास के सभी बच्चे लकड़ी सीमेंट जैसी चीजों के घर बना रहे हैं, लेकिन हम किसका घर बनाएं? लकड़ी और सीमेंट दोनों ही महंगे हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हें खरीद कर लाकर दे सकें, और बनाया हुआ घर भी काफी महंगा आता है। लेकिन माँ, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए काफी जरूरी है, इसके नंबर हमारे फाइनल पेपर में लगेंगे। तुम लोग परेशान मत हो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, मुझे शाम तक का वक्त दो।
अभिषेक शाम को फैक्ट्री से लौटते हुए 2 छोटे कट्टे लेकर आता है, जिसमें से एक कट्टे के अंदर सफेद चूना और एक कट्टे के अंदर ढेर सारे रंग बिरंगे पत्थर और टाइल्स के टुकड़े थे। बाबा, आप तो हमारे लिए घर बनाने का सामान लेने के लिए गए थे, लेकिन ये तो पत्थर है, हम इनसे क्या करेंगे? बच्चों, हम इन्हीं पत्थरों से घर बनाएंगे। देखो, मैं अपने साथ सफेद चूना भी लेकर आया हूं। तुम लोगों का घर क्लास में सबसे सुंदर और अलग होगा। किसी ने भी नहीं सोचा होगा पत्थर से घर बनाने के बारे में। वाह बाबा, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। चलो मिलकर घर बनाते हैं। अपने दोनों बच्चों के साथ रंग बिरंगे टाइल के टुकड़े, पत्थर और सफेद चूने की मदद से अपने बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक छोटा सा घर बनाता है, जो उनकी क्लास टीचर को काफी ज्यादा पसंद आता है और उन्हें फर्स्ट प्राइज भी मिलता है। माँ, पता है हमारी टीचर ने हमारी कितनी तारीफ की, और वो कह रही थी कि पहले जमाने के लोग गर्मियों से बचने के लिए मिट्टी के साथ पत्थरों के घर बनाते थे। वो लोग थोड़े अलग हुआ करते थे, लेकिन उन घरों में काफी ठंडक हुआ करती थी। जिस चीज से आपने बच्चों की स्कूल की प्रोजेक्ट के लिए छोटा सा घर बनाया, ठीक उसी तरह क्यों ना हम लोग अपने रहने के लिए इन पत्थर से एक घर बनाएं। अब आप खुद ही देख लीजिए, इस छोटे से पत्थर घर के अंदर कितनी ज्यादा ठंडक है। लेकिन पूजा, ये छोटा सा घर बनाने में ही हमें 2 से 3 दिन का समय लग गया, और तुम तो अब हम लोगों के रहने के लिए घर बना रही हो। पता है इसके लिए कितने सारे पत्थर लगेंगे? थोड़े बहुत तो मैं फैक्ट्री से ले आऊंगा, लेकिन बाकी का क्या करेंगे हम? मैं जानती हूँ समय लगेगा, लेकिन हमें कोशिश तो करनी होगी। अगर हम कामयाब रहे तो मैं कभी आपसे घर को लेकर बात नहीं करूंगी। बहू सही कह रही है, एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है, और पत्थर वगैरह तो हमें आसपास से भी मिल ही जाते हैं। सभी लोग पूजा की बात में हाँ मिलाते हैं। घर बनाने के लिए ये पत्थर कुछ कम नहीं लग रहे हैं क्या? कम तो है, और हमें अभी ढेर सारे पत्थर की भी जरूरत है। कहाँ से लेकर आएंगे इतने पत्थर? फैक्ट्री से भी जो बेकार टूटे फूटे पत्थर होते हैं, मैं उन्हें ही मुश्किल से ला पाता हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन हम खूब मेहनत करेंगे और जल्दी अपना पत्थरों का घर बनाएंगे। पूजा और अभिषेक के पास जितने भी पत्थर थे, वो उस पत्थर की मदद से अपने घर की नींव रखना शुरू कर देते हैं। तकरीबन 1 हफ्ते तक वो लोग सिर्फ 2 कमरे ही बना पाते हैं और सारे पत्थर खत्म हो जाते हैं। माँ, पत्थर तो खत्म हो गए और अभी तो हमारा घर पूरा भी नहीं बना। बच्चों, फिक्र मत करो, जल्दी बन जाएगा हमारा घर। 2 कमरे तो बन चुके हैं, बाकी की चीजें हम जल्दी तैयार कर लेंगे। अभिषेक धीरे धीरे करके अपनी फैक्ट्री से बेकार पत्थर इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तो वहीं दोनों बच्चे भी अक्सर नदी किनारे खेलने के लिए जाया करते थे, जो उन्हें नदी और उसके आसपास काफी रंग बिरंगे पत्थर मिलते हैं। अरे करण, देखो यहाँ पर कितनी सारी रंग बिरंगे पत्थर है। एक काम करते हैं, इन्हें भी ले चलते हैं। हाँ, इन्हें देखकर तो माँ खुश हो जाएगी। सोनी और करण नदी किनारे से ढेर सारे और भी पत्थर लेकर आते हैं, और अब 1 से 1.5 हफ्ते लगातार मेहनत के बाद आखिरकार इस गरीब परिवार का पत्थर का घर बनकर तैयार हो जाता है, जो अंदर से काफी ठंडा और देखने में भी काफी ज्यादा सुंदर था। सोचा नहीं था कि हमारा घर इतना सुंदर लगेगा। लेकिन भाभी, अभी भी ढेर सारे पत्थर बचे हुए हैं, इनका क्या करेंगे? घर के साथ साथ मेरी रसोई भी बन चुकी है, लेकिन रसोई में एक भी सामान नहीं है। अब मैं इन पत्थरों से ही रसोई का सामान बनाऊंगी। पूजा उन सभी पत्थरों में से बड़े बड़े पत्थर निकालकर उन्हें अच्छे से घिस देती है, और कुछ पत्थरों से हांडी कढ़ाई तो कुछ से तवा और प्लेट चम्मच जैसे सामान बनाती है। घर के साथ साथ अब पूजा की रसोई का सारा सामान भी पत्थर का बन चुका था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पूजा की पड़ोसन हेमा पूजा के घर आज हलवा लेकर आती है। जैसे ही हेमा पूजा की पत्थर की रसोई और उसमें रखा सामान, जो सिर्फ पत्थर का बना हुआ था, उसे देख काफी हैरान होती है। पूजा, तुम्हारे घर में तो बहुत सारे बर्तन पत्थर के बने हुए हैं। ये क्या सब तुमने बनाया है? हाँ, जिस तरह हमने ये घर तैयार किया है, ठीक उसी तरह पत्थर के बर्तन भी तैयार किए हैं। पता है इन बर्तनों का मार्केट में प्राइस कितना है?
ज्यादा नहीं होगा, 100-200 और ज्यादा से ज्यादा 300-400। तुम जानते भी हो मार्केट में इस तरह के बर्तन 1000 रुपए की कीमत पर मिलते हैं। बड़े बड़े शेफ होटल में ऐसे ही बर्तनों में खाना बनाकर लोगों को सर्व करते हैं। मेरी मानो तो तुम इन बर्तनों को सेल करना शुरू करो। लेकिन हमारे एरिया में कोई इतने महंगे बर्तन क्यों खरीदेगा? ये भी बात ठीक है, एक काम करो, तुम इसे ऑनलाइन सेल करो। मैं ऑनलाइन तुम्हारी प्रोफाइल बनाती हूँ और वहाँ पर तुम्हारे इन सभी बर्तनों की इमेज डालती हूँ। जिसको भी बर्तन पसंद आएंगे और जिसे भी इसे खरीदना होगा तो वो आराम से ऑनलाइन अपना ऑर्डर देगा और इससे तुम्हारी भी सेल हो जाएगी। पूजा को हेमा का आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद अब पूजा और भी कई तरह के पत्थर के बर्तन बनाती है और पूजा उनकी इमेज को ऑनलाइन अपलोड कर देती है। कई सारे लोगों को पूजा के बने हुए पत्थर वाले बर्तन काफी पसंद आते हैं और अब कई लोगों के तो पूजा के पास ऑर्डर भी आ जाते हैं। देखा पूजा, मैंने कहा था ना लोगों को तुम्हारे पत्थर के बर्तन काफी पसंद आएंगे। ये देखो, हफ्ते भर में ही तो मैं कितने सारे ऑर्डर ले आई हूँ तुम्हारे लिए और ये सारे ऑर्डर अर्जेंट है। हेमा, तुमने सही कहा था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतने सारे ऑर्डर आए हैं। हेमा अब अपने पति की मदद से ढेर सारे पत्थर के बर्तन बनाती है और उन्हें ऑनलाइन सेल करती है। पूजा का बना हुआ एक एक बर्तन 1000 से 1500 के बीच बिक रहा था, जिससे कुछ समय में पूजा की काफी अच्छी अर्निंग होने लग जाती है और वो अब जल्दी ऑनलाइन काम के साथ अपना ऑफलाइन काम भी शुरू कर देती है। हमने भी आपकी साइट से पहले भी काफी सारे बर्तन मंगवाए हैं। आने में 1 या 2 हफ्ते का समय लग जाता था, लेकिन आप देखो, खुद शॉप पर आकर डायरेक्ट जल्दी से बर्तन ले लो, ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता। इस तरह पूजा का काम बढ़ता है और धीरे धीरे उनके हालात भी ठीक होने लगते हैं।